हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर, आई एम फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट। दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग मेनली न्यूट्रिशन को पढ़े थे। पार्ट 2 में हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड ऑल्सो इन प्लांट के लिए पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली रेस्पिरेशन फॉर द ह्यूमन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ह्यूमन के लिए ही ज़्यादा फोकस है और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पर ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। प्लांट के लिए 1-2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो दोस्तों देखो, बहुत लोगों की कंफ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीज़ है, बल्कि दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रीदिंग एक अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ है। हाँ, ये बोल सकते हैं ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मेनली 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, जिसमें ब्रीदिंग जो होगा फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन होगा, और सेकेंड वन दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन को हम पढ़ते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन में आपका 2 स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। सेकंड स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस प्रकार से होता है। यह एक प्रकार का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग किसको बोलते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। और वहां से CO2 ब्लड से एल्वेओलाई हमारा उठाता है और उसको आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं हम लोग अपने नाक के थ्रू, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। यानी कि ब्रीदिंग में भी 2 स्टेप हुआ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिलाकर आपका ब्रीदिंग कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रीदिंग में एक्चुअली हम लोग एक्सचेंज ऑफ द गैसेज को करते हैं और कोई दूसरी घटना नहीं होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रीदिंग के मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक, और ब्रीदिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ब्रीदिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, वहां पे बहुत सारी एंजाइम, बहुत तरह के केमिकल इन्वॉल्व होता है, जबकि ब्रीदिंग में इस तरह का केमिकल एंजाइम इस तरह चीजें इन्वॉल्व नहीं होती है। ओनली एंड ओनली एक तरह का यह फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इतना आप सभी लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हमारा डाइजेशन के बाद जो भी सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट जो होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल फॉर्म बनता है ग्लूकोज में, तो मेनली यहाँ पे ग्लूकोज का हम लोग ब्रेक डाउन देखेंगे कि सेल के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन दोस्तों एक्चुअली 3 कंडीशन में होता है। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस प्रकार से, किसका साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है, किसका माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ब्रेकडाउन होता है, किस प्रकार से ये पाथवे चलता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, जो कि 6 कार्बन मोलेकुल के मिलकर बना होता है ग्लूकोज का मोलेकुल। उसका सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक 3 कार्बन मोलेकुल होता है। ये घटना ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ये घटना टोटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब पायरुविक एसिड, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंस है, प्रेजेंस से इससे मतलब नहीं है। इन तीनों केस के लिए ये रिएक्शन पायरुविक एसिड तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के बाद हमारा 3 कंडीशन क्रिएट होता है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जाएगा, उसका वहां पे ब्रेक डाउन होगा, और वहां पे CO2, वाटर और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, जो कि 36 ATP के आसपास होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ रिएक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर होता है। ठीक, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में जब पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, तो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, जो कि लगभग 2 ATP के बराबर होता है, और ये रिएक्शन मेनली ईस्ट में होता है। ठीक है, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में कब होता है, पायरुविक एसिड कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग दोस्तों कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज में जाते हैं, तो हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है, पायरुविक एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, वो भी लगभग 2 ATP के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर पायरुविक एसिड 3 पाथवे को कैरी करता है। पहला, यदि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जो कि 36 ATP के आसपास रिलीज होता है। ठीक है, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर पायरुविक एसिड अल्कोहल और वाटर और एनर्जी में रिलीज होता है, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और ईस्ट के केस में होता है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड,
और थोड़े मोड़े एनर्जी रिलीज होता है जो कि 2 ATP का होता है। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में होता है, हमारे मसल सेल में होता है दोस्तों। ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली 2 प्रकार का हुआ, एक ऑक्सीजन का प्रेजेंस और दूसरा ऑक्सीजन का एब्सेंस। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जबकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो भी रिएक्शन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का इंड प्रोडक्ट जो होता है CO2 और वाटर होता है, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का इंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो कि 36 ATP के आसपास 1 ग्लूकोज मोलेकुल से रिलीज होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मोलेकुल से 2 ATP के आसपास एनर्जी रिलीज होता है, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। ये हमारा मेन 4 डिफरेंस रहा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग का जो पाथवे है, रेस्पिरेशन का जो पाथवे, जो नाक से हम हवा लेते हैं लंग्स तक पहुंचाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे ब्लड से ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचता है। ये पाथवे किस प्रकार से कैसे वहां तक पहुंचता है, इसको पहले थोड़ा पाथवे को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे नोस्ट्रिल से एयर पास होता है अंदर नाक के, जो कि नोस्ट्रिल जो 2 हमारे ये होल होता है इसी को नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो नोस्ट्रिल से सबसे पहले एयर अंदर जाता है, फिर नोजल कैविटी में जाता है, फिर नोजल कैविटी से नोजल चेंबर में जाता है। नोजल चेंबर में जहां एयर का ह्यूमिडिफिकेशन होता है, टेम्परेचर बैलेंस होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। यदि हवा ज़्यादा ठंडा है तो उसको गर्म किया जाता है, यदि ज़्यादा गर्म है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम होता है हमारे नोजल कैविटी में। नोजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में जाता है, जिसको नोजो फेरिंग्स होता है दोस्तों। फेरिंग्स कॉमन पासेज ऑफ द फूड एंड एयर होता है। फेरिंग्स के बाद ये हमारा एयर लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, लैरिंग्स की वजह से ही हम लोग आवाज़ निकाल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। लैरिंग्स से एयर जो होता है हमारा पास होकर जाता है ट्रकिया में। हमारा ट्रकिया वर्टिब्रा नंबर 4 और 5 के बीच में जाकर के 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो होता है कन्वर्ट होता है छोटे पाइप के रूप में, जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स फिर फाइनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में जाकर कन्वर्ट होता है, फिर फाइनली एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एल्वियोलाई जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जाकर एयर फिलअप होता है ऑक्सीजन हमारा। फिर वहीं एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी के कांटेक्ट में होता है, जहां से रियल गैसेस एक्सचेंज होता है दोस्तों। तो इस पाथवे में 2 तरह की चीजें होती है, एक को बोलते हैं कंडक्टिंग पाथवे और एक को बोलते हैं एक्सचेंज पाथवे। कंडक्टिंग पाथवे जो हमारे नाक से लेकर के एल्वियोलाई से पहले तक की जितनी सारी पाथवे आप सुने, ये सबको बोलते हैं कंडक्टिंग पाथवे। यहाँ पे केवल कंडक्शन होता है, एयर आता है और जाता है। और जबकि एल्वियोलाई जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे रियल एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है। ठीक, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की तरफ होता है, हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक, तो पहले तो आपको यही समझ लेना है कंडक्टिंग पाथवे किसके बोलते हैं और एक्सचेंज, रियल एक्सचेंज कहाँ होता है। ठीक, अब रही बात कि अब इसमें लंग्स किसको बोलेंगे, किसको लंग्स नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ट्रकिया के बाद जहां पर हम बोले कि ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये तीनों ही स्ट्रक्चर इनक्लोज हो जाता है और इन सभी को मिलाकर बोलते हैं लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में हमारा कौन कौन आया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये तीनों ही स्ट्रक्चर लंग्स कहलाता है। इसके अलावा ऊपर का सारा स्ट्रक्चर, ट्रकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, नोज हो गया हमारा, ये सब लंग्स का पार्ट नहीं है। ठीक, अब ऑक्सीजन जो होता है एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर कैसे आता है दोस्तों। एल्वियोलाई में यह ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। अब सभी लोग जानते हैं गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड में कम है, इसलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन उठ करके ब्लड में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का चूंकि प्रेशर ज़्यादा है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, इस वजह से ब्लड से उठकर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में। फिर उसी पाथवे को रिपीट करते हुए हमारे नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जिसको प्रोसेस को एक्सेलेशन बोलते हैं। ठीक, अब ब्लड में जब ऑक्सीजन हमारा आ जाता है तो हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है और ये सीधा ब्लड से होते हुए हमारे सेल तक पहुंचता है। तो वहाँ पे सेल पे जाकर के हमारे ग्लूकोज से जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़े, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और 36 ATP के पास एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस में जाता है और ऑक्सीजन उस रिएक्शन को करवाता है।
इस रिएक्शन को, सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्शन को कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए कैसे पहुंचेगा, इस चीज को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीदिंग को डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ये तो हम सब लोग जान गए। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेकर अंदर तक लेके जाते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो फेफड़े में एयर को फिलअप करना इनहेलेशन कहलाता है, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड फेंकना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का होने का मैकेनिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो हम सभी लोग जान गए हैं कि कोई भी गैस हो वो फ्लो होता है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा उधर से एयर चलेगा और जिधर कम होगा उधर की तरफ पहुंचेगा। तो इनहेलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे लंग्स के अंदर की जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो कम है और एटमॉस्फेयर में एयर की प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से इनहेलेशन होता है। तो देखेंगे हम लोग कि कैसे हमारे लंग्स के अंदर के प्रेशर डिक्रीज होगी। तो प्रेशर डिक्रीज होने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो लंग्स हम एक्चुअली वॉल्यूम को ही इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर की प्रेशर कम होती है। तो लंग्स की वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगी उसको ज़रा समझते हैं। तो देखो, हमारे लंग्स में 3 चीज होता है लंग्स के बाहर। एक हमारा रिब होता है, एक रिब से दूसरे रिब को अटैच करने वाली जो मसल हो जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और एक डायफ्राम होता है। इन तीनों की वजह से मतलब ये जो वॉल्यूम होता है लंग्स का कम बेसी होता है। अब वहीं देखेंगे कम कैसे होता है, बेसी कैसे होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेलेशन के मैकेनिज्म को। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा रिब जो होता है लिफ्ट अपवर्ड हो जाता है, और हमारा इंटरकोस्टल मसल जो होता है कंट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमारा डायफ्राम जो ऐसे डोम से वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से हमारी लंग्स की जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज कर जाता है। और लंग्स के वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस के लंग्स के अंदर की प्रेशर डिक्रीज होती है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स का होता है। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुई, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक इस प्रकार से पहुंच जाता है, क्योंकि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। अब आइए एक्सहेलेशन को समझते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि हमारा डायफ्राम जो फ्लैट हुआ है वो क्या होगा, रिलैक्स अवस्था में जाएगा और डोम शेप का हो जाएगा। जो हमारा रिब इनहेलेशन केस में अपवर्ड आता है वो डाउनवर्ड चला जाता है, जिसके वजह से, और इंटरकोस्टल मसल जो होता है रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। लंग्स की वॉल्यूम को डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो CO2 लंग्स से बाहर निकल करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का रेस्पिरेशन इन ह्यूमन समाप्त हुआ। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट में हम सभी लोग जानते हैं एनिमल के तरह, ह्यूमन के तरह किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, बट उनमें रेस्पिरेशन होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं प्लांट के लीफ के लोअर साइड में स्टोमाटा होता है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। पहला साइट है रेस्पिरेशन का प्लांट में। दूसरा, प्लांट के स्टेम में लेंटिसेल्स होता है, जिसके थ्रू प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन करता है। और प्लांट के रूट में क्या होता है, उसके रूट सरफेस के जो जनरल सरफेस होता है उसके थ्रू भी प्लांट अपने गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है। इस प्रकार दोस्तों प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, कंप्लीट होती है। दोस्तों, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो हम लोग अपने आसपास के वातावरण ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं कि गाड़ी पे कोई भी सामान लाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, अपने ज़रूरत की जगहों पे पहुंचाते हैं, ज़रूरत की चीज़ों को। सेम वही काम हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। यहाँ पे जो हम चीज़ें डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनके डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, इन सभी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाता है। फिर उनके बाद उनका एसिमिलेशन होना होता है, लेकिन एसिमिलेशन से पहले उस टारगेट सेल तक उनको पहुंचना होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो इन्हीं को डाइजेशन होने के बाद उस टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैरियर का काम करता है मेनली हमारा ब्लड और लिम्फ करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सभी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो भी है, अमीनो एसिड है, ये सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा यदि ट्रांसपोर्टेशन जैसी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ना हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली ट्रांसपोर्टर का काम हमारा ब्लड और लिम्फ करता है। तो इसमें मेनली हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप सर्कुलेशन ही समझिए मेन रूप से। तो इसमें हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पहला पार्ट हमारा हार्ट है। समझिए ऐसे कि गाड़ी जो है, गाड़ी का इंजन जैसे है, वही चीज़ हमारा हार्ट है। हमारे ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का इंजन हमारा हार्ट है।
जो कि पंप करने का काम, पंपिंग मशीन है, पंप करने का काम करता है। हार्ट के अलावा हमारा आर्टरी और वेन है, जो कि रोड की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, आर्टरी और वेन को। और हमारे इस सिस्टम में तीसरा चीज होता है जो ब्लड और लिम्फ है, जो कि इंजन ऑयल की तरह समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो आइए इन तीनों चीज़ों को, हार्ट के बारे में, फिर आर्टरी और वेन के बारे में, फिर ब्लड और लिम्फ के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन केस में हार्ट हमारा 4 चेम्बर का होता है, और 2 अपर वाले चेम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम के नाम से जाने जाते हैं। जो राइट साइड में है राइट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट आर्ट्रियम कहलाते हैं। हमारे हार्ट के नीचे के 2 चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो राइट साइड के चेम्बर है उसको राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड के चेम्बर है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, एक अंग से दूसरे अंग पे कैसे जाता है, हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में कैसे आता है, लंग्स से हार्ट के अंदर ब्लड कैसे जाता है, कहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को स्कीम के थ्रू हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस स्कीम में सबसे ऊपर के साइड में आपको लंग्स दिखाया गया है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटर पार्ट में हम लोग हार्ट को दिखाए हैं, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चेम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, जबकि नीचे वाले दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं दोस्तों। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है, जबकि ये जो ब्लू साइड वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारे हार्ट का राइट साइड है दोस्तों। यानी ऊपर वाले जो राइट साइड वाले पार्ट है इसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, जबकि नीचे वाले राइट साइड वाला पार्ट ऑफ द हार्ट को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। वहीं जबकि पिंक साइड में आप देखेंगे जो इसको लेफ्ट साइड बोल रहे हैं, इसके ऊपर के साइड को इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, जबकि नीचे वाले इस पार्ट को दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे दोस्तों ये हम कैपिलरी से दिखाएं, कैपिलरी का नेटवर्क जो है ये हमारे बॉडी पार्ट का कैपिलरी से है, यानी ये हमारे बॉडी पार्ट है दोस्तों। इसको हम ए से रिप्रेजेंट किए हैं, तो थोड़ा आप लोग नोटेशन बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये 3 नंबर से जो मैं दिखाया हूँ ये हमारी पल्मोनरी वेन है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से उठा करके हमारी लेफ्ट आर्टरियम में दोस्तों ड्रेन करती है। ठीक है, तो लंग्स से जो भी ब्लड, आप ये जो भी पिंक है सब ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक, यानी कि 3 नंबर की जो वेन है ये हमारी पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से उठाती है और लेफ्ट आर्टरियम में ड्रेन करती है। ठीक, और पल्मोनरी वेन दोस्तों आप याद रखिएगा एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आर्टरी के थ्रू कैरी होता है, वेन के थ्रू नहीं कैरी होता है। तो पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा पल्मोनरी वेन जो ब्लड लेकर आती है लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आती है। सेम जिस समय लेफ्ट आर्टरियम में दोस्तों ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है, उसी समय इधर 1 नंबर जो वेन है ये वेना कावा बोलते हैं, ये मेजर वेन है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर आती है और राइट आर्टरियम में ड्रेन करती है दोस्तों। ये दोनों ही काम एक साथ होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये लेफ्ट आर्टरियम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आप देख रहे हैं ये सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू द मिट्रल भाल्व। इस भाल्व को बोलते हैं मिट्रल भाल्व, या इसका दूसरा नाम होता है बाइकॉस्पिड भाल्व दोस्तों। जिस समय ये ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसी समय राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू द ट्राइकॉस्पिड भाल्व दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे सेमी लूनर भाल्व के थ्रू अरोटा में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, और इस अरोटा के थ्रू फिर आर्टरी में कन्वर्ट होता है, आर्टरी से कन्वर्ट होने के बाद आर्ट्रियोल में, और उसके बाद ये कैपिलरी में ब्लड आ जाता है हमारे बॉडी पार्ट में दोस्तों। ठीक उसी समय राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी भी एक तरह का एक्सेप्शनल आर्टरी है, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि जनरली आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड को दोस्तों कैरी करती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आइए बॉडी पार्ट में, यहाँ पे कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है, जो आर्टरियल कैपिलरी और वेनस कैपिलरी दोनों को ज्वाइंट करता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, और ये हमारे टिश्यू लेवल पे होता है दोस्तों। यही कैपिलरी जो होती है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में, चूँकि जानते हैं आप ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये आर्टरियल कैपिलरी जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन उठ करके हमारे टिश्यू में सेल में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेशर कम होती है, और आप जानते हैं कि गैस अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक, और हमारे टिश्यू में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर ज़्यादा होता है, और हमारी ये वेनस कैपिलरी में ये हमारे आर्टरियल कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है। तो इस वजह से हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड उठ करके हमारे
इस ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। ठीक, उसके बाद ये वेन के थ्रू होते हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड के रूप में हमारे हार्ट में आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें दो प्रकार का आपको सर्कुलेशन दिखाई देता होगा। एक को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, और दूसरे सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। तो आपको दोस्तों ये पाथवे को भी समझना पड़ेगा कि सिस्टेमिक जो सर्किट है इसका पाथवे कैसा है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए फॉलो होता है। ठीक, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, उसके बाद अरोटा में जाता है, फिर हमारे बॉडी पार्ट में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से होते हुए वेना कावा में आता है, जो 1 नंबर से वेना कावा को दिखाया गया है। वेना कावा से होते हुए राइट अट्रियम में आता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से चल करके राइट अट्रियम में आकर इंड होता है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोस्तों। यानी कि हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके बॉडी पार्ट से होते हुए आपका राइट अट्रियम तक ब्लड जो जाती है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी हार्ट से बॉडी पार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड को, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम लोग देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाती है, फिर ये लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन में आता है ये ब्लड, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट अट्रियम आता है। तो इस सर्कुलेशन के दोस्तों हमारे हार्ट, लंग्स से होते हुए लेफ्ट अट्रियम तक की जो सर्कुलेशन होती है इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अट्रियम, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है दोस्तों। पहला चीज़ कि आर्टरी में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि वेन में ब्लड का प्रेशर लगभग निग्लिजिबल होता है दोस्तों। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आर्टरी का जो वाल होता है वो थिक होता है और इलास्टिक होता है, जबकि वेन की जो वाल होती है आर्टरी कंपेयरिंग में थिन होती है और कम इलास्टिक होती है दोस्तों। तीसरी डिफरेंस यह है दोस्तों कि आर्टरी जो होती है हमारे बॉडी में डीपली प्लेस्ड होती है, जबकि वेन जो होती है सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है, यानी आर्टरी के ऊपर होती है वेन। यानी कि हमारा शरीर में कहीं भी कट लगेगा तो आर्टरी के कटने के चांसेस कम होती है, वेन की कटने के चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा लॉस, ब्लड का लॉस भी नहीं होता है, क्योंकि वेन में प्रेशर कम होता है दोस्तों। इस वजह से आप हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, तो ये हमारा रहा ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग थोड़ा सा आइए ब्लड के बारे में डिटेल्स देखते हैं और उसके बाद लिम्फ के बारे में। तो दोस्तों हमारा ब्लड में मेनली दो चीज़ होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड, एक होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। दोस्तों सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड हमारे पूरे ब्लड का 45% होता है, जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जो होता है हमारे पूरे ब्लड का 55% पार्ट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को हम इसलिए लिक्विड पूल ऑफ द ब्लड बोलते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड को सॉलिड पूल बोलते हैं। ठीक, अब सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड 45% जो होता है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें सबसे पहले हमारा आरबीसी आता है जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसके बाद प्लेटलेट आता है, उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी आता है जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में कौन कौन आएगा, तो दोस्तों लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में 92% तक वाटर होता है, जबकि उनमें 6 to 8% तक हमारे ब्लड प्रोटीन होता है, मेनली ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है और एल्बुमिन होता है दोस्तों। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबका एक एक फंक्शन को समझते हैं। एल्बुमिन का काम दोस्तों ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जबकि फाइब्रिनोजन का काम होता है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में, ये हेल्प करता है। ठीक है, और हमारे जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है उसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक, और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को हम लोग ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं दोस्तों, इनके ब्लड प्लाज्मा से कॉमनली नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा लिम्फ के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लिम्फ एक लाइट येलो कलर का ये भी एक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटीन लेस होता है, बाकी ब्लड की दूसरी कंपोनेंट होती है प्लाज्मा की तरह, बट इसमें प्रोटीन नहीं होता है, जैसे कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता था एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, जो कि लिम्फ में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी सेम प्लाज्मा की तरह होता है। ये जो होता है ब्लड कैपिलरी से निकल करके ये क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसका काम ये होता है जो भी जर्म हो या डिजीज काउजिंग एजेंट हो उनको ट्रैप करना, उनको मार देना और हमें इन्फेक्शन से बचाना। दूसरी बात, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको कैरी ऑन करके टिश्यू से हार्ट की तरफ लाना, इसका एक नेटवर्क होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें लिम्फ की जो सर्कुलेशन होती है टिश्यू से हार्ट की तरफ दोस्तों होता है, और ये एक लिम्फेटिक नेटवर्क क्रिएट करके होता है, जो कि ये भी सिस्टम का एक होना बहुत जरूरी होता है। यदि ना हो तो हमारे टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है दोस्तों।
तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आरबीसी जिसका नाम रेड ब्लड सेल है, नाम में रेड लगा हुआ है, ऑब्वियस है, इसका रेड कलर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी की वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है। और इसको रेड कलर प्रोवाइड जो करता है हेमोग्लोबिन नाम की एक पिगमेंट होती है, जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कि आयरन से मिलकर बना होता है। इसलिए दोस्तों हमें खाने में आयरन की जरूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे ब्लड के 100 ml ब्लड में दोस्तों 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, जबकि दोस्तों 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है 120 डेज होता है। इसके बाद हमारी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है। मरने के बाद ये स्प्लीन में चली जाती है और वहां से मेटाबोलाइज होकर हमारे बॉडी से आउटसाइड चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग आरबीसी का फंक्शन। आरबीसी का दोस्तों मेन फंक्शन जो होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्रांसपोर्ट करना, इसको कैरी ऑन करना दोस्तों। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी का फुल नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसको ल्यूकोसाइट भी साइंस की भाषा में बोलते हैं दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल कहने का मतलब ये कलरलेस कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 1 मिलीमीटर ब्लड में लगभग 6 से 7 हजार तक संख्या होती है पर मिलीमीटर क्यूब में व्हाइट ब्लड सेल की। ठीक है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल मेनली ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोस्तों। ठीक, ये 5 चीजों से मिलकर के डब्ल्यूबीसी बना होता है। अब दोस्तों थोड़ा डब्ल्यूबीसी के मेन फंक्शन के बारे में समझे। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में जो होता है वो डिफेंस के लिए होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में इनका मेन काम होता है, इनका मेन हेल्प होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ें हमें इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, इन सभी चीज़ों से हमारी डब्ल्यूबीसी ही फाइट करती है। जब भी हमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होगी तो हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट को साइंस भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट की संख्या हमारे ब्लड में 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में होती है 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट का मेन काम जो होता है कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। दोस्तों प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन के तरह एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए सबसे पहले 2 प्रकार का टिश्यू होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। एक को बोलते हैं दोस्तों जाइलम, दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, आपको फ्लोएम फर्स्ट से बोलते हैं, इसका मतलब याद रहेगा, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। यानी फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेशन कराएगा फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाता है प्लांट। ठीक है, जबकि जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसलोकेट कराना, उसको ट्रांसपिरेशन में लाना। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि वाटर और मिनरल कहाँ होता है, सॉइल में होता है। यानी कि सॉइल से रूट वाटर और मिनरल को रूट हेयर के थ्रू रूट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होकर जाइलम तक पहुंचाता है। जाइलम प्लांट के दूसरे पार्ट जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचाता है वाटर और मिनरल्स को। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रूट से वाटर और मिनरल उठा करके जाइलम प्लांट के दूसरे पार्ट तक, अपवर्ड पार्ट तक पहुंचाता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल ये फ्लो होता है। जबकि फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है, ये बाई डायरेक्शनल कराता है। इस बाई डायरेक्शनल कैसे, एक तो रूट तक पहुंचा जाएगा, लोअर साइड तो हो ही गया। मेनली आप देखोगे जिस लीफ पे बना है, जहां पर भी फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसके ऊपर वाले प्लांट के पार्ट में यदि कहीं फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वहां फूड की जरूरत है, तो वहां भी वो पहुंचाता है। यानी अपवर्ड भी पहुंचाएगा, डाउनवर्ड भी पहुंचाएगा। इस प्रकार के फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन कराता है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल कराता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपको याद रखना है जाइलम के थ्रू जो होता है वाटर और मिनरल की ट्रांसलोकेशन होता है, जबकि फ्लोएम के थ्रू केवल फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो फ्लोएम का जो फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जाइलम जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो करवाता है उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। यानी कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये दोनों ही टिश्यू मिल करके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम को परफॉर्म कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम सभी लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन के केस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लोअर क्लास के एनिमल होते हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक्सक्रीशन जो होता है बहुत ही सिंपल तरीका से होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल के बने होते हैं। उनके बॉडी पार्ट से ही एक्सक्रीशन जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी सरफेस से ही रिमूव आउट हो जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ह्यूमन एक्सक्रीशन को ही पढ़ेंगे, उसी पर फोकस होंगे दोस्तों। ये तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, जन्म लेता है। और ये वेस्टेज यदि हम अपने बॉडी से रिमूव आउट न करें तो ये हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए जहरीले होते हैं,
हमारे लिए डिजीज काउजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज हमारे बॉडी में क्रिएट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सभी लोग इन नाइट्रोजन वेस्ट के कुछ प्रकार के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी को पहले देखते हैं। तो पहला प्रकार होता है वेस्ट मटेरियल, सबसे जो मेन होता है वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट दोस्तों 3 प्रकार का होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन के रूप में रिमूव आउट होता है। ठीक, दूसरा जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है, एक्सेस वाटर जो हमारे बॉडी में होता है, वो भी हमारे लिए वेस्ट मटेरियल की तरह काम करता है, उसको भी बॉडी से रिमूव आउट करना होता है। तो जो एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में दोस्तों होता है वो 2 प्रकार से रिमूव आउट होता है, एक स्वेट के थ्रू होता है, दूसरा यूरिन के थ्रू भी पास आउट होता है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक गैसेज भी कुछ क्रिएट होती है, जो कि गैस के रूप में हमारे स्किन के सरफेस से बाहर निकलती है, और सॉल्ट भी हमारे स्किन से स्वेट के साथ बाहर आता है दोस्तों। तो इस एक्सेस गैस हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये हमारे लिए मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। यदि हम इनको बॉडी से बाहर ना निकाले तो हमारे लिए ये टॉक्सिक और डिजीज काउजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इनको रिमूव आउट करने के लिए हमारे बॉडी का जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है दोस्तों किडनी। तो हम लोग दोस्तों इसमें सबसे पहले किडनी को मेन रूप से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे बॉडी में हम सभी लोगों को मालूम है 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है, जो हमारे बॉडी के बैक साइड में होती है, L1 और L2 वर्टिब्रा पे होती है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक किडनी में दोस्तों 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होता है हमारे किडनी का जो होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है, यानी मेन रूप से सभी नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले देखें। अब तो दोस्तों नेफ्रॉन में मेनली ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं, हेनेल्स लूप होता है, और डीसीटी होता है दोस्तों जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। जहां तक बात रही दोस्तों कलेक्टिंग ट्यूब का, तो कलेक्टिंग ट्यूब दोस्तों नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि एक कलेक्टिंग ट्यूब पे बहुत सारे नेफ्रॉन आकर अटैच होते हैं, अपने एक्सरेटा को उसमें पुट अप कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कलेक्टिंग डक्ट आप याद रखिएगा, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। नेफ्रॉन का पार्ट ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेनेल्स लूप एंड डीसीटी होता है दोस्तों ग्लोमेरुलस जो होती है रियल में यहाँ पे चाय के छन्नी की तरह काम करती है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में जो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों। ठीक, तो ब्लड जो आता है ग्लोमेरुलस की तरफ, जो आर्ट्रियोल लेके आती है, उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। उसका नाम पे ध्यान रखें दोस्तों, ए से शुरू होता है। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड जो होता है, जो आर्ट्रियोल ले करके बाहर जाती है ग्लोमेरुलस से, उसको बोलते हैं इफेरेंट। तो ये देखिएगा नाम ई से स्टार्ट होता है, ई फॉर एग्जिट, याद रखिए आप लोग। इफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती है ग्लोमेरुलस से ब्लड उठा करके ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोमेरुलस में जो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है दोस्तों ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के दौरान वेस्ट मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे यूजफुल मटेरियल का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, हम सभी जानते हैं यदि यूजफुल सब्सटेंस यदि हमारे यूरिन की तरफ से पास हो तो ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जैसे कुछ प्रोटीन होता है, कुछ एमाइनो एसिड होता है, कुछ ग्लूकोज होता है, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस से पास कर जाता है, जिसको आकर के पीसीटी में दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है, क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पीसीटी में जितने यूजफुल सब्सटेंस है उनका 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। तो पीसीटी में जो होता है रीअब्जॉर्ब होता है, पीसीटी में जो भी यूजफुल सब्सटेंस गया होता है वापस से हमारे आर्ट्रियोल में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, वापस से ये हेनेल्स लूप में जाता है फिल्ट्रेट, हेनेल्स लूप से वापस से डीसीटी में आता है दोस्तों। इस प्रकार से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, सभी यूजफुल सब्सटेंस का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब कुछ चीजें वहां पे प्रोड्यूस भी होती है, हमारे हेनेल्स लूप हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी, कुछ चीजें प्रोड्यूस भी होती है जो कि ओस्मोलरिटी बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट आते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीसेक्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन भी होता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे जो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट पैदा करती है 180 लीटर पर डे पैदा करते हैं, जबकि हम यूरिन पास आउट करते हैं केवल 1.5 से 2 लीटर। इस प्रकार देखते हैं कि 99% जो फिल्ट्रेट होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है दोस्तों। तो रीअब्जॉर्प्शन का जो स्टेप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और इस प्रकार से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और हम पर डे 1.5 से 2 लीटर यूरिन को पास आउट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में न्यूट्रिशन एंड पार्ट 2 में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर
केमिस्ट्री का पढ़ेंगे जिसका नाम होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप सब तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय पे आपके साथ।